Hello everyone and welcome back to your own income tax class by your favorite educator सी राज के अग्रवाल। आज की क्लास में हम देखेंगे अल्टरनेटिव टैक्स रेट स्लैब। ये अल्टरनेटिव टैक्स स्लैब रेट क्या है? आपने लास्ट क्लास में एक स्लैब रेट पढ़ा था, उसके साथ साथ आपके पास एक और स्लैब रेट है, इसीलिए हम इसको अल्टरनेटिव टैक्स स्लैब कहते हैं। और आप दोनों में से कोई भी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे कर सकते हैं। जो हमने लास्ट क्लास में यानी पहले पढ़ा था, हम उसे ओल्ड स्लैब रेट कहते हैं, और जो आज पढ़ने वाले हैं हम उसे अल्टरनेटिव टैक्स स्लैब या फिर न्यू स्लैब रेट कहते हैं। अभी मोटा मोटा आपको बता दूं तो जो ओल्ड स्लैब रेट है वो ज्यादा टैक्स है, उसमें टैक्स रेट हाई है, और जो न्यू स्लैब रेट है इसमें टैक्स रेट लो है। लेकिन तो आप तो कहेंगे कि अगर न्यू स्लैब में टैक्स रेट लो है तो ऑब्वियसली ऑप्शन अगर आप देंगे भी सर तो हम तो न्यू स्लैब रेट ही ऑप्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ओल्ड स्लैब रेट अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको बड़ी सारी एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, ये सब छूट मिलती है, जिसकी वजह से आपकी टोटल इनकम कम आ जाती है। टैक्स रेट भले ज्यादा होता है लेकिन टोटल इनकम कम आ जाती है एग्जेम्पशन डिडक्शन की वजह से, और ओल्ड स्लैब में टैक्स रेट हाई लगता है। लेकिन न्यू स्लैब रेट में क्या होता है? न्यू स्लैब रेट में बहुत सारी एग्जेम्पशन डिडक्शन नहीं मिलती, जिसकी वजह से टोटल इनकम ज्यादा हो जाती है, टोटल इनकम ही बढ़ जाती है। एग्जेम्पशन डिडक्शन बहुत सारी मिली ही नहीं, टोटल इनकम बड़ी हो गई। अब टैक्स रेट हम कम भी अप्लाई करेंगे तो हो सकता है टैक्स ज्यादा आ जाए, या वट एवर कंपेयर टू ओल्ड स्लैब रेट कम आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। अब ये बात किस पे डिपेंड करती है कि आपकी एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन कितनी है। मान लीजिए मैं एक ऐसा टैक्स पेयर हूं जिसकी कोई एग्जेम्पशन डिडक्शन है ही नहीं, वैसे भी मुझे नहीं मिलती, मैं एलिजिबल ही नहीं हूं कोई एग्जेम्पशन डिडक्शन के। मैंने आपको बताया था चैप्टर 6A में डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80C से लेके 80U तक। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन आता है चैप्टर 6A। डिडक्शन इज गिवन अंडर चैप्टर 6A विच इज सेक्शन 80C टू 80U, राइट। लेकिन अगर मैं एलिजिबल ही नहीं हूं उन डिडक्शंस के लिए, क्योंकि ये सारी डिडक्शन किसी ना कुछ कंडीशन के साथ है, और अगर मैं एलिजिबल ही नहीं हूं उनके लिए, तब तो मैं कहूंगा भाई मेरे लिए तो न्यू स्लैब रेट ही अच्छा है। यहां डिडक्शन मिलते नहीं है तो कौन सा मुझे मिल ही रही थी, और यहां स्लैब रेट कम है तो हम इसके हिसाब से अवेल कर लेते हैं। डिडक्शंस, एग्जेम्पशन, ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट पे मिलती हैं, बचत वचत करने पे मिलती हैं। ये जो अल्टरनेटिव स्लैब रेट आज आप पढ़ रहे हो, ये चेंज हुआ है ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था बजट 2020 में। अब ये मत कहिएगा कि आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो बजट 2020 वाला अल्टरनेटिव स्लैब रेट है, नहीं, ये हर बजट में चेंज हो गया है। इनफैक्ट 2023 बजट में भी ये चेंज हुआ है, और मैं आपको जो बताने वाला हूं वो 2023 बजट में जो चेंज होने के बाद है वो बताने वाला हूं। लेकिन ये अल्टरनेटिव स्लैब रेट यानी ये दूसरा स्लैब रेट भी इंट्रोड्यूस कब किया गया था? बजट 2020 में। और जब निर्मला सीतारमण जी उस समय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी, उन्होंने क्या बोला ये जब इंट्रोड्यूस किया, मैं आपको ये बताऊंगा। उन्होंने बोला कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ही डिफरेंट है, और हमारे देश का बड़ा मेजर टैक्स पेयर भी ये युवा पीढ़ी ही है। पहले के लोग बहुत डिफरेंट होते थे। पहले के लोग कमाते थे और इतनी बचत करने की कोशिश करते थे कि मेरे आने वाली 2 पीढ़ी भी आराम से खा ले, और आज की युवा पीढ़ी इतनी भी बचत नहीं करती कि वो 2 दिन भी खा ले। और ये बात शायद फाइनेंस मिनिस्टर गलत नहीं कह रही थी, मैंने खुद ये बात रियलाइज की जब कोविड के दौरान, आप तो छोटे बच्चे होंगे, पुरानी बात हो गई, कोविड के दौरान जब लॉकडाउन हुआ था ना पूरे देश में, आपको याद है कि नहीं? तो उस समय मैंने न्यूज में हम ऐसी ऐसी बात सुनते थे कि एकदम घबराहट हो जाती थी सुन के। मैंने एक दिन एक न्यूज पढ़ी कि एक बैंगलोर की आईटी कंपनी में एक बंदा जॉब करता था जिसकी तनख्वाह थी 1,25,000 रुपए महीना, लेकिन लॉकडाउन जैसे ही स्टार्ट हुआ उसके 2 महीने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। और पता है उसकी वाइफ ने क्या बताया कि उसने आत्महत्या क्यों कर ली? कही कि पैसे थे ही नहीं घर में खाने के लिए।
क्योंकि तनख्वाह मिल नहीं रही थी कंपनी से, लॉकडाउन हो गया था। मैं सरप्राइज हो गया सोच के कि जिसको 1.25 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिलती है उसके पास 2 महीने खाने के लिए पैसे नहीं थे। इतना पैसा कैसे खर्च कर देता है कोई इंसान। तो निर्मला सीतारमण जी भी यही बात बता रही थी कि आज की युवा पीढ़ी एकदम बचत नहीं करती है। ठीक है, जेब में पैसे होते हैं चाहे नहीं होते हैं, वो कार खरीदती है ईएमआई देती है, वो घर खरीदते हैं ईएमआई देते हैं, छोड़िए ये सब, लोग आज मोबाइल खरीदते हैं और ईएमआई देते हैं। इतनी छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा करने के लिए वो कर्ज ले लेते हैं, वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं, खर्चा पहले करते हैं, पेमेंट बाद में उसकी करते हैं। इसलिए आज अगर किसी की तनख्वाह नहीं मिलती है ना समय पे, तो पता है वो आगे तो क्या खा पाएगा, अभी पुराना खर्चा उसको देना था वो नहीं दे पा रहा है। लोग इस तरीके से कर्ज में डूबे हैं। ये क्रेडिट कार्ड का जमाना आ गया है, ये क्रेडिट का जमाना आ गया, उधार का जमाना आ गया है। तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हमारी देश की युवा पीढ़ी बचत कर ही कहाँ रही है, तो उसको वैसे भी एग्जेम्पशन डिडक्शन जो हम लोग बचतों पे देते हैं वो मिलती ही नहीं है, वो मिलती नहीं है। और ओल्ड स्लैब रेट में टैक्स रेट इतना हाई है कि उसके ऊपर टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा आ जाता है। हम चाहते हैं कि उसको इतना बर्डन ना पड़े, तो इसलिए एक नया टैक्स का सिस्टम ले आते हैं जिसमें टैक्स रेट कम होगा और एग्जेम्पशन डिडक्शन देंगे नहीं, जो उनको वैसे भी नहीं मिलती थी, तो कम से कम उनका टैक्स का बर्डन कम हो जाएगा। थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा आपको कि क्यों ये आया है। देखिएगा, ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो ओल्ड स्लैब रेट हम लोग पढ़े हैं ना, वो खत्म कर देगी सरकार। इनफैक्ट सरकार का यह भी कहना था कि इससे टैक्स भी हमारा सिंप्लीफाई हो रहा है। पता है आज एग्जेम्पशन डिडक्शन इतने सारे हैं ना, यही तो इनकम टैक्स को कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसी की वजह से इनकम टैक्स कॉम्प्लेक्स है। रियल इनकम पता नहीं कुछ और होती है, टोटल इनकम जो हम इनकम टैक्स में निकालते हैं वो कुछ और ही निकल जाता है। ये सब के पीछे कारण है इतना सारा एग्जेम्पशन डिडक्शन। अगर ये सब गवर्नमेंट हटा ही दे, सीधे बंद ही कर दे, हटाओ बंद करते हैं, ये सब रहेगा ही नहीं, तो इनकम टैक्स सचमुच बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और शायद मुझे लगता है गवर्नमेंट का यही इरादा भी है। ये न्यू स्लैब रेट गवर्नमेंट पहले धीरे से लाई है और धीरे से पुराना स्लैब बंद करेगी, पुराना वाला स्लैब। तो पुराना जब स्लैब बंद करेगी, नए वाले में तो एग्जेम्पशन डिडक्शन होता ही नहीं है, तो उसको भी खत्म कर देगी, डिलीट कर देगी इनकम टैक्स से। तो इनकम टैक्स हो सकता है चौथाई हो जाए एकदम। अब आप बच्चे कह रहे होंगे सर ये सब जल्दी हो जाता तो कितना अच्छा होता, हमें भी नहीं पढ़ना पड़ता। राइट। तो अभी तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अभी ये सब कुछ है। निर्मला सीतारमण जी ने बजट में एक बात और कही जो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पच रही। उन्होंने कहा कि इतना सुंदर मैंने टैक्स रेट कर दिया ना, एग्जेम्पशन नहीं मिलती, डिडक्शन नहीं मिलती, ये सब मिलती ही नहीं है, और सिंपल सा टैक्स रेट बना दिया है। अब कोई भी इंसान खुद से अपनी टैक्स कंप्यूट करेगा, उसे किसी एडवोकेट की, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, किसी और प्रोफेशनल की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में। मैं कहता हूं कि इसके विपरीत हुआ है बिल्कुल। पहले तो एक इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाता था, कहता था मेरी टैक्स कैलकुलेट करो। अब कहेगा एक काम करो, मेरा पुराने स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट करो, नए स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट करो, कंपेयर करो किसमें कम आ रहा है ये बताओ, और ज्यादा काम बढ़ गया। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत जितनी कम बताई जा रही थी, मेरे हिसाब से उतनी ज्यादा बढ़ गई है। टैक्स प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा बढ़ गई है। बहरहाल इनकम टैक्स कितना आसान है और किसी को प्रोफेशनल की जरूरत है कि नहीं है, ये तो वक्त ही बताएगा। आप भी समझ जाओगे जब पूरा इनकम टैक्स पढ़ोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ही आपको समझ में आ गया होगा कि क्या दम है इस टैक्स के सिलेबस में। आइए चलिए देखते हैं। Alternative tax slab rates, alternative tax slab rates for individual, HUF, AOP, BOI, AJP। क्या यही पहले भी था? पुराना वाला स्लैब भी इन्हीं लोगों के लिए था, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP। आइए दिखाएं, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP इन्हीं के लिए था पुराना वाला स्लैब भी, इन्हीं के लिए नया वाला स्लैब भी है। चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। पहले 3-3 स्लैब होते थे ओल्ड में एज के हिसाब से, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिंगल एक ही स्लैब है। ठीक है, चाहे आप किसी भी एज के हो। और ये है सेक्शन 115 BAC। बच्चों मेरे साथ साथ याद कीजिए सेक्शन 115 BAC, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपको टैक्स कंप्यूट करने के लिए कहे एज पर सेक्शन 115 BAC।
तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सेक्शन 115 BAC का मतलब क्या है, न्यू स्लैब। प्लीज लर्न दिस बाय हार्ट, ठीक है, प्लीज लर्न दिस, लर्न बाय हार्ट। क्या याद करेंगे, 115 BAC। द न्यू रिजीम वुड बी द डिफॉल्ट रिजीम। अब ये बात समझने की कोशिश कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप को कौन सा स्लैब रेट बाय डिफॉल्ट मिलेगा, मतलब आप कुछ नहीं बोलते हो कि आप ओल्ड ऑप्ट कर रहे हो, न्यू ऑप्ट कर रहे हो, तो आपने क्या ऑप्ट कर लिया है, बाय डिफॉल्ट न्यू है। अगर आपको ओल्ड स्लैब रेट ऑप्ट करना है तो आपके पास ऑप्शन होता है टू ऑप्ट फॉर ओल्ड स्लैब। तो व्हेन यू विल बी फाइलिंग योर रिटर्न ऑफ इनकम, then if you aren't opting anything, तो tax will be calculated according to new slab, right? But if you are willing to go for old slab, then you will have to make an option, you will have to select the option कि I wish to go for old slab। तो you'll remember कि by default आपने कुछ नहीं ऑप्ट किया तो मतलब न्यू स्लैब रेट होता है, अगर आपने ऑप्ट किया है then it is old slab rate। The tax rate applicable shall be as under if an individual and HUF exercises an option to not to claim various exemptions or deduction provided otherwise under the act। कहता है ये टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल और HUF ने जो जितने भी एग्जेम्पशंस हैं, ठीक है, और डिडक्शंस हैं, उनको क्लेम ना करने का डिसीजन लिया। ऑब्वियसली जब आप नहीं क्लेम करोगे तभी आपको ये मिलेगा। कौन से एग्जेम्पशन डिडक्शन आपको क्लेम करने नहीं मिलते हैं वो नीचे बताएंगे। क्या है स्लैब रेट, इसमें 3-3 लाख का डिफरेंस बनाया गया है। 0 से 3 लाख तक नील, 0 से 3 लाख तक नील, 3 लाख 1 रुपए से लेके 6 लाख तक 5%, 6 लाख 1 से 9 लाख 10, 9 से 12 15, 12 से 15 20 और 15 के ऊपर 30। तो आप देखिए 3-3 लाख का स्लैब है। तो हम तो ऐसे नहीं बोलते, हम ऐसे बोलते हैं पहले 3 लाख पे अंडा, ठीक है, फिर उसके बाद अगले 3 लाख पे 5, फिर अगले 3 पे 10, फिर अगले 3 पे 15, फिर अगले 3 पे 20 और फिर उसके बाद 30। 5 10 15 20 फिर 30, 5 10 15 20 फिर 30, 5 10 15 20 फिर 30। बस ध्यान रखिएगा 25 नहीं है बीच में, 25 नहीं है, याद रखिएगा। 0 5 10 15 20 30, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना होता है टैक्स। एक छोटा सा एग्जांपल करके पहले इसको अप्लाई करना सीख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल ऑप्टिंग, अगर हम ऑप्टिंग 115 BAC नहीं लिखेंगे तो भी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सेक्शन 115 BAC बताया गया आपको, ऑप्टिंग सेक्शन 115 BAC, ठीक है। टोटल इनकम कितना है, 8,40,000। कंप्यूट टैक्स। हालांकि आप पूरा टैक्स अभी नहीं निकाल पाओगे क्योंकि अभी आपने सिर्फ स्लैब रेट को अप्लाई करना सीखा है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस टैक्स को कैलकुलेट करने के बाद इस पे रिबेट, सरचार्ज, सेस, ये सब कुछ भी आ सकता है। तो इनको जब हम अप्लाई करेंगे तो टैक्स हमारा बदल जाएगा, लेकिन हम उसकी बात कर ही नहीं रहे हैं। हम बिफोर अप्लाइंग ऑल दोज थिंग्स अभी टैक्स कितना है बस उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो करिए, पहले 3 लाख तक इसमें होता है नील, ठीक है। पहले 3 लाख तक नील, तो 0 to ₹3 लाख नील। फिर 3 लाख 1 रुपए से लेके 6 लाख तक, 3 लाख 1 से 6 लाख तक कितना है, 5%। फिर 6 लाख 1 रुपए से लेके 9 लाख तक जाता है, लेकिन मेरी इनकम 9 तक नहीं है, मेरी इनकम ही 840 है, तो ₹840 तक ये हो जाएगा 10%। कैलकुलेट कीजिए, 3 लाख से 6 लाख का मतलब हो गया 3 लाख, 3 लाख का 5% हो गया 15,000।
ठीक है, 6,01,000 रुपए से लेके 8,40,000 यानी कि 240 का 10% हो गया 24,000। ये हो गया 39,000। ठीक है, 39,000 वुड बी द टैक्स। अच्छा, इसी को ओल्ड स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए तो कैलकुलेट एज पर ओल्ड स्लैब। अच्छा, ओल्ड स्लैब है तो हमको रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट नहीं पता है, उम्र नहीं पता है, कुछ ये तो नहीं पता है, तो हम क्या करें? रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट नहीं पता है तो रेजिडेंट माना जाता है और 60 साल से नीचे का माना जाता है, यानी 2.5 लाख वाला स्लैब लगेगा। लगाइए 2.5 लाख वाला स्लैब। 0 से रुपये 2,50,000 तक नील हो जाएगा। ठीक है, 2,50,000 ₹1 से लेके 5 लाख तक क्या रहेगा? @ 5%, 12,500। ठीक है, फिर 5 लाख ₹1 से लेके कितना है? 5 लाख से 10 लाख तक 20% होता था ना, तो 8,40 तक 20% होगा। 20% बताओ कितना हुआ भाई? 5 लाख से 8,40, 3,40,000 का 20%, 68,000। तो ये हो गया 500, 8 10, 80,500। ओ माई गॉड, नए स्लैब से 39,000 का टैक्स और पुराने स्लैब से 80,500 का टैक्स। इतना ज्यादा अंतर, इतना गजब का अंतर आ रहा है भाई। हाँ, बहुत जबरदस्त अंतर आ रहा है। लेकिन ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अगर ये ओल्ड स्लैब के हिसाब से बंदा टैक्स देगा ना, तो उसकी टोटल इनकम ही 840 नहीं आई होती, वो इनकम ही एक्चुअली कम आ जाती। तो हमने सेम इनकम पे निकाल दिया, ओल्ड स्लैब अप्लाई कर दिया, लेकिन ओल्ड स्लैब इस इनकम पे थोड़ी ना लगेगा, उसको तो एग्जेम्पशन डिडक्शन मिलेगी ना। एग्जेम्पशन डिडक्शन मिलेगी तो इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो हो सकता है ये टैक्स कम हो जाता फिर। तो ये सारी बात डिपेंड करती है कि आपको एग्जेम्पशन डिडक्शन कितना मिल रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ता है ना कि एग्जेम्पशन डिडक्शन लगा के ओल्ड स्लैब लगा के देखो और फिर बिना एग्जेम्पशन डिडक्शन के न्यू स्लैब लगा के देखो, तो पता चलेगा भैया किस में टैक्स कम है, उसके हिसाब से देंगे। तो अब हर इंसान दोनों तरीके से टैक्स कंप्यूट कर रहा है, उसके बाद डिसाइड कर रहा है कि भाई मुझे कैसे टैक्स पे करना है। ये और कॉम्प्लेक्स हो गई ये बात। और कॉमनली अगर बिना जाने एक समझना हो, इन जनरल समझना हो कि कौन ओल्ड स्लैब से देगा कौन न्यू स्लैब से, तो आप समझ सकते हैं जो लोग बचत करते हैं, ठीक है, बचाते हैं पैसा, राइट, उनका चेहरा भी देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये बचाने वाला बंदा है कि उड़ाने वाला बंदा है। ठीक है, आपको मुझे देख के क्या लगता है, मैं पैसा बचाता हूं कि नहीं, कि जितना कमाते होंगे सब उड़ा देते होंगे? नहीं, हम बचाने वाले हैं, हमको एग्जेम्पशन डिडक्शन सब मिलती है, तो हम तो ओल्ड स्लैब के हिसाब से टैक्स देंगे। आपको यहाँ ज्यादा टैक्स दिख रहा है ना लेकिन हम इसी के हिसाब से टैक्स देंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमको एग्जेम्पशन डिडक्शन मिलती है। आप लोग जब कमाओगे तो किसके हिसाब से दोगे? तो आप लोग न्यू स्लैब के हिसाब से दोगे, आप लोग ये वाला टैक्स दोगे। क्यों? क्योंकि आप लोग बचाओगे तो है नहीं कुछ, नहीं आप लोग बचाना, ठीक है। हालांकि आज की ज्यादातर युवा पीढ़ी हमारी न्यू स्लैब के हिसाब से ही टैक्स दे रही है, ठीक है, ये बनाया ही गया था उनके लिए, गवर्नमेंट ये बात समझ रही थी, राइट। चलिए आगे देखिए। अब ये एग्जेम्पशन और डिडक्शन जो मैंने बताया कि नहीं मिलती है, वो कौन सी नहीं मिलती है? ऐसा नहीं कि सारी ही नहीं मिल रही है, लेकिन बहुत सारी नहीं मिल रही है। सारी ही नहीं मिल रही है ऐसा तो नहीं कहना, गलत हो जाएगा, कुछ तो मिलती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्जेम्पशन डिडक्शन नहीं मिलती है। तो वो कौन कौन सी है जो नहीं मिल रही है, वो उसकी लिस्ट भी है यहाँ पे, आइए देख लेते हैं। Any individual HUF who exercises such options shall not be eligible to claim various exemption and deduction available under the Act, including the following. पहला, लीव ट्रेवल अलाउंस। देखिए, अब सबसे बड़ी परेशानी क्या है? सच पूछिए तो मुझे ये स्लैब यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। ये बात अब आगे आपको बतानी नहीं चाहिए, मुझे बताना चाहिए कुछ एग्जेम्पशन डिडक्शन नहीं मिलता है, बस उनके नाम नहीं बताने चाहिए। क्यों नहीं बताने चाहिए? क्योंकि जिन एग्जेम्पशन डिडक्शन का मैं नाम लूंगा, क्या वो आप जानते हो या समझते हो? नहीं, क्योंकि वो सब आप अभी पढ़े ही नहीं हो। तो अभी मैं ऊपर ऊपर से बस थोड़ा सा एग्जेम्पशन डिडक्शन के बारे में बता दूंगा
ये एग्जेम्पशन डिडक्शन धीरे धीरे करके अलग अलग चैप्टर्स में आते जाएगा। कुछ सैलरी से रिलेटेड एग्जेम्पशन होगी तो सैलरी चैप्टर में आप पढ़ेंगे, कुछ हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जेम्पशन होगी तो वहाँ पढ़ेंगे, कुछ पीजीबीपी से रिलेटेड होगा वहाँ पढ़ेंगे। अलग अलग जगह पे ये सब कुछ आप पढ़ने वाले हैं। तो जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा ना, तब आपको ये सारा एग्जेम्पशन डिडक्शन पता चलेगा जो नीचे लिस्ट में दिया हुआ है। तब आप समझोगे कि कौन कौन सा नहीं मिलता है व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग टैक्स बाय न्यू स्लैब। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बट स्टिल ये लिस्ट तो मुझे अभी यहीं पे पढ़ानी पड़ेगी, ये मजबूरी है, इसलिए यहां पे पढ़ा रहा हूं। एक बात और आई, बहुत जरूरी बात आज आपको बता दूं। पता है इनकम टैक्स जो सब्जेक्ट है वो ऐसे नहीं चलता कि यहां से मैंने शुरू किया पहली क्लास, आओ बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं, धीरे धीरे और जानते हो और जानते हो और जानते हो और जानते हो, जानते 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 एक दिन खत्म हो जाएगा, ये इनकम टैक्स खत्म हो गया बच्चों कोर्स। नहीं, इनकम टैक्स ऐसे चलता ही नहीं है। इनकम टैक्स कोर्स कैसे चलता है, मैं यहां से शुरू करता हूं, कहता हूं आओ बच्चों तुम्हें पढ़ाऊं कहानी इनकम टैक्स की, ऐसे ऐसे शुरू होता है। और ये देखिए क्या हो रहा है, मैं बार बार दूर तक जा रहा हूं लेकिन फिर अंदर घुस जा रहा हूं, फिर कोई ना कोई चीज अंदर की आएगी, फिर और सीखेंगे और सीखेंगे और सीखेंगे, लेकिन ये बीच बीच में अंदर भी जा रहे हैं हम। अब कहेंगे खत्म हो गया बच्चों इनकम टैक्स। आप समझ पाए इनकम टैक्स कैसा सब्जेक्ट है? ये सीधा नहीं चलेगा, हर चीज का कहीं ना कहीं एक रेफरेंस होगा, जो वहीं पे कहानी उसको ड्रॉप कर दी जाएगी, वो ऐसे बढ़ जाएगी, लेकिन फिर एक दूसरी कहानी आएगी, फिर उसको पकड़ना होगा वहीं से जहां पे उसको छोड़ा गया था, फिर वो आगे कंप्लीट होगी। ऐसे होता है, ये ऐसे चलता है इनकम टैक्स, ऐसे ऐसे चलेगा, गोल 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 गोल, अंदर बाहर चलते रहेगा। ठीक है, ये जलेबी है। दिस इज द वे वी आर गोइंग टू कंप्लीट इनकम टैक्स। तो लिस्ट में बस हल्का हल्का बताते जाएंगे आपको। लीव ट्रेवल अलाउंस की छूट आपको ओल्ड स्लैब में मिलती है, न्यू में नहीं मिलती। ये लीव ट्रेवल अलाउंस क्या होता है, कंपनियों में नियम होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ना घूमने जाने के लिए पैसा देते हैं। ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में नियम होता है, वो कहते हैं लीव ट्रेवल देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, कैसे होता है मैं आपको बताऊं। जैसे एम्प्लॉयर कहता है एम्प्लॉय को ये लो 1 लाख रुपए, जाओ 5 दिन कहीं घूम के आओ। ठीक है, तो अब आपको तो मैंने बताया कि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को जो कुछ भी दे दिया वो इनकम हो गई एम्प्लॉय की। तो अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए दिया कि आप 5 दिन कहीं घूम के आओ, तो वो 1 लाख रुपए एम्प्लॉय की इनकम हो गई। लेकिन उसमें से एक छूट मिलती है, पता है कितना? भाड़े जितना। वो जहां भी घूमने जाएगा, जो ट्रेन का या फ्लाइट का किराया होगा ना, उतनी छूट हो जाएगी। जैसे एम्प्लॉय ने 1 लाख रुपया दिया घूमने के लिए एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय को घूमने के लिए कौन से पैसे देगा? क्या भाड़ा देगा? अरे कुछ भी देगा। वो एम्प्लॉय ने 1 लाख रुपया दे दिया, कहा मस्ती से घूमो, जाओ खाओ पियो, होटल में रहो, सब करो। ठीक है, सारी AIC करो, 1 लाख रुपया रखो। लेकिन अब वो जहां भी गया उसका भाड़ा जो था वो 20,000 रुपया लगा, मान लो जाने आने का जो फ्लाइट का भाड़ा था वो 20,000 रुपया लगा। तो 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपए की छूट हो जाती है, बस 80,000 जोड़ा जाता है। लेकिन अगर आपने ये न्यू वाला स्लैब लिया तो 20,000 की जो छूट आपको LTC मिली थी, लीव ट्रेवल कंसेशन, वो नहीं मिलेगी। एम्प्लॉय ने जितना घूमने के लिए पैसा दिया पूरा ऐड हो जाएगा। तो बस ज़्यादा मत समझो, क्योंकि ज़्यादा आप समझ भी नहीं पाओगे। लीव ट्रेवल अलाउंस जब हम पढ़ाने बैठेंगे तो 1 घंटा में पढ़ाएंगे। ठीक है, आप सोच भी रहे होगे कभी कभी कि सर सचमुच आप ऐसे ही बोल रहे हो कि इतना इतना टाइम लगा देंगे आप? लग जाता है बेटा, क्या करें, इतना कॉम्प्लेक्स रहेगा, उसमें इतनी बात रहेगी ना, ऐसे छूट वैसे छूट, ये हो गया वो हो गया, बीबी को घुमाने ले गए तुम। ठीक है, अब हद हो जाएगी भाई साहब, अब मैं क्या बताऊं आपको। ठीक है, बीबी को घुमाने ले गए तो क्या होगा, बच्चे 2 घुमाने ले गए तो क्या होगा, बच्चे आपके 20 हैं, अब क्या होगा। ठीक है, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, बच्चे भी कमाते हैं। ठीक है, आप अपने सास ससुर को ले गए तब क्या होगा, माता पिता को ले गए तब क्या होगा, अपनी साला साली को ले गए घुमाने तब क्या होगा। देयर सो मेनी थिंग्स, बहुत कॉम्प्लेक्स है भाई। ठीक है, इसलिए समय लग जाएगा। लीव अपार्ट दीज थिंग्स, लीव ट्रेवल अलाउंस क्या है कि आपको किराए जितनी छूट मिलती है वो छूट नहीं मिलेगी न्यू स्लैब में। दूसरा, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हो अपने शहर के बाहर, तो कंपनी आपको ना कुछ पैसा देती है कि इससे तुम किराए के मकान में रह लेना और किराया मैनेज कर लेना, अपना किराया दे देना, मतलब भाड़ा तुम्हारा कवर हो जाए, किराया तुम्हारा कवर हो जाए, उसके लिए एम्प्लॉयर कुछ पैसे देता है। अब कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा किराया 20,000 रुपए के फ्लैट में रहते हो तो एम्प्लॉयर तुमको 20,000 दे। एम्प्लॉयर ने तो अपना डिसाइड कर रखा है कि हम 15,000 रुपया देंगे, तुम्हारा किराए का मकान 20,000 का हो चाहे तुम किराए के 4,000 के मकान में रहते हो, उससे कोई मतलब नहीं है एम्प्लॉयर को।
तो एम्प्लॉय डिसाइड करता है कि भाई इतना पैसा देंगे, उसमें से ना कुछ छूट मिलती है। वो एक्चुअली वो किराए पे बेस छूट होती है कि कितना आप किराया दिए उसके हिसाब से कुछ छूट होती है। क्या होती है अभी मत सीखो। वो थोड़ी सी जो छूट मिल जाती थी ना पुराने स्लैब में, नए वाले स्लैब में नहीं मिलेगी। मतलब एम्प्लॉय जब 15,000 देता था तो 15,000 पूरी इनकम नहीं कहलाती थी, कुछ छूट मिलती थी इनकम टैक्स के हिसाब से, लेकिन अब नए स्लैब में वो छूट नहीं मिलेगी। तीसरा है सर्टेन अलाउंस अंडर सेक्शन 1014। सेक्शन 1014 में आपको कन्वेंस अलाउंस मिलता है, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, ट्रैवलिंग के लिए पैसा मिलता है, ट्रांसफ़र, अब आप समझोगे भी नहीं, हेल्पर का पैसा मिलता है, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पैसा मिलता है, और इन सब में से ना कुछ छूट होती है। वो छूट आपको यहाँ नहीं मिलेगी। पूरा जितना पैसा मिला इन सब चीज़ों का सब जोड़ दिया जाएगा इनकम में और फिर टैक्स निकाला जाएगा। तो टैक्स का रेट तो कम है लेकिन इनकम बहुत बढ़ जाती है ना ये सब छूट ना मिलने से। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अप टू 2 लाख अलाउएबल अंडर सेक्शन 24B इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। ये क्या है? देखिए, एक देश में हमारे बेसिक नेसेसिटी किसको मानी जाती है, जिसके लिए आप बहुत पुराना नारा है रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, इस पे गाना भी है रोटी कपड़ा और मकान। ये बेसिक नेसेसिटी है। रोटी कपड़ा तो मान लीजिए लोग मैनेज भी कर लेते हैं, मकान ही थोड़ा डिफिकल्ट होता है मैनेज करने के लिए। तो लोग जनरली लोन लेते हैं अपना मकान बनवाने के लिए या मकान खरीदने के लिए। तो 2 लाख रुपए तक के ब्याज की ना छूट मिलती है आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए 2 लाख रुपए तक के ब्याज की डिडक्शन मिल जाती है आपको। लेकिन अगर आप नए स्लैब में जाएंगे ना तो आपको वो 2 लाख रुपए की जो ब्याज की डिडक्शन मिलती थी वो नहीं मिलेगी। अगर ओल्ड स्लैब के हिसाब से बात करें, हम 10 लाख कमाते हैं और मकान के लिए कर्ज लिए थे, हम ब्याज भरते हैं उसका, तो हमको 2 लाख रुपए तक के ब्याज की छूट मिलती है। तो मान लो हम ब्याज भरे हैं 2.5 लाख रुपया, तो भी 2 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है, तो 2 लाख छूट मिल जाएगी, तो मेरी इनकम 10 लाख की जगह 8 लाख कहलाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए हम न्यू स्लैब में हैं, हम 10 लाख रुपए कमाते हैं, 2.5 लाख रुपए का ब्याज भर रहे हैं, तो उससे ब्याज से कोई मतलब नहीं है। आप 10 लाख रुपए कमाते हो, 10 लाख रुपए इनकम है, उधर तो 8 लाख हो गई थी ना ओल्ड स्लैब में। यही अंतर है। फिर चैप्टर 6A जो कि सेक्शन 80C से लेके 80U तक होता है, इतने सारे सेक्शन है, हर सेक्शन में कोई ना कोई छूट होती है। सारी की सारी छूट पे पानी फेर दिया जाएगा, कोई छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। सिर्फ 2 सेक्शन की छूट है, 80CCD2 और 80JJAA, और पूरा 80C से लेके 80U बैंड बज गई, खत्म। सिर्फ 2 सेक्शन मिलेगा, सिर्फ ये अवेलेबल है। नेक्स्ट है अलाउंस फॉर माइनर चाइल्ड इनकम अलाउएबल अंडर सेक्शन 1032 ऑन क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम। देखिए, अगर एक माइनर बच्चा है, वो उसकी अगर इनकम आ रही है तो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में पेरेंट्स ही इन्वेस्ट वगैरह कर देते हैं जिससे बच्चे को इनकम आती है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई इनकम है माइनर बच्चे की तो वो पेरेंट्स के हाथ में जोड़ दी जाती है। दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसको कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। तो अगर एक बच्चे की 60,000 रुपए की इनकम है तो जब पेरेंट्स के हाथ में जोड़ी जाती है तो 60,000 नहीं जोड़ते हैं, हर बच्चे पे 1,500 रुपए की छूट मिलती है। क्या गजब की छूट दे रही है सरकार, मजा आ गया भाई। 1,500 रुपया पर बच्चा, तो मेरे हाथ में जोड़ा जाता है 58,500, ठीक है। मान लीजिए मेरे 10 बच्चे हैं, ठीक है नहीं, मान लो हर बच्चे की 10-10 हज़ार रुपए की इनकम है, तो मेरे हाथ में 10-10 हज़ार रुपया नहीं जुड़ेगा, हर बच्चे का 8,500 जुड़ेगा, यानी 85,000 जुड़ेगा इंस्टेड ऑफ 1 लाख, क्योंकि 10,000, 10 बच्चे की इनकम हो गई, 10,000 इंटू 10 1 लाख रुपया, लेकिन हर बच्चे पे 1,500 रुपए की छूट है, ठीक है ना। तो अगर मैं न्यू स्लैब में जाता हूं और मेरे पास 10, 20, 25, 30 बच्चे हैं तो 1,500 हज़ार रुपया पर बच्चे की जो छूट मिल रही थी वो मर जाएगी, ठीक है। तो अगर हम 25-30 बच्चे कर रखे हैं तब तो बाबा कभी भी हम न्यू स्लैब नहीं लेंगे, बहुत घाटा हो जाएगा। 1,500 रुपया पर बच्चे का घाटा होगा, इतने सारे बच्चे की यही क्यों थे, 1,500 पर बच्चे का फायदा लेने के लिए। तो चलो आगे देखते हैं। इन एडिशन टू द अबव, द फॉलोइंग डिडक्शन और एग्जेम्पशन अलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन शैल नॉट बी अवेलेबल। अच्छा, ये तो जो ऊपर आपसे कहा कि ये सब नहीं मिलेगा, ये सबको नहीं मिलेगा। बिजनेस वालों को कुछ और छूट जो बिजनेस में मिलती थी, बाकी क्योंकि अब जो हम बोलने वाले हैं वो छूट तो बस बिजनेस वालों को मिलती है जो बिजनेस करते हैं,
तो कह रहा है बिजनेस वालों, तुमको जो अभी हम बताने जा रहे हैं छूट जो तुमको मिलती थी, अब तुमको वो भी नहीं मिलेगी। ये तो तुम सबको ही नहीं मिलेगी, ये तो बिजनेस वाले, नॉन बिजनेस वाले सबको नहीं मिलेगी। लेकिन अब नीचे बताने जा रहे हैं वो बिजनेस वालों तुमको नहीं मिलेगी। वो इसलिए बोल रहा है बिजनेस वालों तुमको नहीं मिलेगी क्योंकि वो बिजनेस वालों को ही मिलती ही थी, बाकी को मिल ही नहीं सकती। ठीक है, क्या है ये? एग्जेम्पशन फॉर एससीजेड यूनिट। exemption for SEZ unit under section 10AA। SEZ यूनिट, अगर आपने SEZ में, SEZ एरिया होता है, वहाँ पे अगर आपने कोई यूनिट फैक्ट्री वैक्ट्री लगा रखी है तो आपको 10AA में एग्जेम्पशन मिलती है, वो नहीं देंगे। अब ये SEZ क्या होता है? बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ आपको। बेसिकली SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कितना सुंदर नाम है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मतलब इकोनॉमिकली ये एक ऐसा जोन है, ये एक ऐसा एरिया है जहां पे इकोनॉमिकली आप स्पेशल फील करेंगे। गवर्नमेंट ये कहना चाहती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये ऐसा एक जोन है जो इकोनॉमिकली आपके लिए ज़्यादा वायबल है धंधा करने के लिए। क्यों ज़्यादा वायबल है? क्योंकि सरकार कहती है हम यहाँ पे बड़े सारे टैक्स के छूट देंगे, यहाँ धंधा करके तो देखो मज़ा आ जाएगा, बड़े सारे छूट देंगे, बस इसी एरिया में धंधा करना। अब वो एरिया होता क्या है? हमारे देश में ना बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जो जंगल हैं, वहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं हो रहा है, कोई रहता नहीं है, प्योर जंगल है। ठीक है, गवर्नमेंट धीरे से देखती है, ओ माय गॉड, शहरों में इतनी भीड़ भाड़, इतनी सारी फैक्ट्री, इतना पॉल्यूशन, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, उसका नाम रखते हैं SEZ। SEZ कुछ और नहीं था, क्या था? जंगल। उसको सरकार ने बोला SEZ। ठीक है, और फिर बोलती है आओ यहाँ धंधा करो, तुमको टैक्स में फ़ायदा देंगे। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन का तो टैक्स इतना बनता है, अरबों खरबों रुपए टैक्स बनता है। आप तो जानते ही हो कि हमारी सरकार टैक्स कितना लेती है। तो टाटा, बिरला, अंबानी सब खड़े हो जाते, कहते कहाँ है भाई जगह, दिखाओ हमको जहाँ टैक्स नहीं लगेगा। हमारा तो इतना अरबों खरबों रुपया टैक्स बनता है, बताओ कहाँ टैक्स नहीं लगेगा। सरकार कहती है आ जाओ, ये है वो जगह जहाँ पे अपनी फैक्ट्री डालो, तुमको टैक्स नहीं देना है, टैक्स में छूट मिलेगी कुछ ना कुछ। तो टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोग वहीं पे चले जाते हैं धंधा करने के लिए। और जब वो धंधा करने जाते हैं वहाँ पे तो देखते हैं अरे यहाँ तो बिजली नहीं है। तो अंबानी साहब कहते हैं गाड़ो यार, बिजली का खंभा खुद ही गाड़ देते हैं, क्या दिक्कत है, क्या सरकार को बोलने जाएंगे, खुद ही गाड़ देते हैं। फिर देखते हैं अरे रॉ मटेरियल लाने जाने के लिए रोड नहीं है, तो टाटा जी बोलते हैं कि अरे क्या परेशान करना पड़ा है सरकार को, खुद ही रोड बना देते हैं, चलो रोड बन गई। फिर वहाँ पे लेबर वेबर आ जाते हैं, तो लेबर कहते हैं भाई हमको परिवार को रखने के लिए घर नहीं है। तो ये सब अडानीज ये सब कहते हैं चलो एक काम करते हैं घर और बनवा देते हैं, यहीं पे लेबर रहेंगे अपना। फिर वो लेबर कहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? तो अंबानी साहब कहते हैं चलो एक काम करते हैं स्कूल भी बनवा देते हैं यहीं पे। फिर वो लेबर्स कहते हैं कि अरे बीमार पड़ेंगे तो इलाज कहाँ कराएंगे, यहाँ तो डॉक्टर हॉस्पिटल है ही नहीं है। टाटा जी कहते हैं कि अरे एक काम करते हैं हॉस्पिटल भी यहीं बनवा देते हैं। हाँ, वो जो जंगल था वो पूरा जीता जागता शहर बन गया। ये देखिए गवर्नमेंट की चाल। गवर्नमेंट ने कहा टैक्स की छूट, बड़े लोग आए वहीं पे पूरा धंधा बनाए अपना। जब देखे कि भाई ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना दिए। ये मैं कोई कहानी नहीं बता रहा, न जाने कितना सारा शहर जो आज आप शहर कह रहे हो ना, वो किसी जमाने में SEZ था, वो जंगल था, और गवर्नमेंट ने फोकट में उस जंगल में मंगल करा दिया इन्हीं बड़े बिजनेसमैन की मदद से, क्योंकि वहां पे बोला SEZ है, टैक्स का फायदा देंगे। आज जिसको आप बड़े ताव से नोएडा बोलते हो, यूपी का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, सबसे मोस्ट डेवलप्ड शहर है, NCR में आता है। वो नोएडा एक समय में जंगल था बेटा, गवर्नमेंट ने उसको SEZ बोला था, और उस समय सेल टैक्स चलता था, उसमें सेल टैक्स में बहुत फायदा दिया था। मैं बताऊंगा नहीं क्या फायदा दिया था, अब ये सब का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा फायदा दिया था, जिसकी वजह से नोएडा इतना चमक गया। गुड़गांव सुना है, गुरुग्राम के नाम से आज जानते हैं उसको, ठीक है।
बेटा ये गुरुग्राम एक समय में जंगल था और आज गुरुग्राम वो जगह है जो दिल्ली से ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। हिंदुस्तान की जितनी कॉरपोरेट हाउसेस की हेड ऑफिसेस जो दिल्ली में थी वो सब गुरुग्राम शिफ्ट हो गई हैं। इतना सुंदर गुरुग्राम को डीएलएफ ने सजाया है। पता है क्यों? क्योंकि एक समय में वो SEZ गवर्नमेंट ने उसको कहा था और बड़े बिजनेसमैन वहां धंधा करने चले आए और सजा डाला पूरे उस जंगल को और आज तैयार हो गया गुरुग्राम। तो देखिए ऐसी बहुत सारी जगह है, मैंने उनके नाम लिए जो आप जानते हो बहुत अच्छे से। पूरे देश में कहीं किसी भी कोने का बच्चा होगा तो ये सब नाम जानता होगा, तो मैंने वो नाम लिए। हालांकि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे शहर जो डेवलप हो गए बिकॉज ऑफ दिस SEZ। तो वहां पे कुछ छूट मिलता है सेक्शन 10AA के तहत। वो गवर्नमेंट ने कहा वो छूट नहीं देंगे अगर नया स्लैब लोगे तो। ये क्या यार, ये तो गजब का नाटक है भाई साहब, एकदम छूट पे बैंड बजा दिए गवर्नमेंट, नया स्लैब रेट दे रही है तो। और देखिए फिर एडिशनल इनिशियल डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अंडर सेक्शन 1032(1)(2)(a)। अगर आप नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो ना, आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो, तो जो डेप्रिसिएशन मिलता है हर साल वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी पे नॉर्मली 15% का डेप्रिसिएशन होता है। लेकिन अगर आप नई प्लांट एंड मशीनरी इस साल खरीदोगे तो इस साल आपको एक एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे। उसको ना एडिशनल इनिशियल डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्योंकि इनिशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि बस पहले साल मिलता है, हर साल जितना मिलता है उतना मिलेगा, पहले साल 20% का आपको एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिलता है। क्या एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन गवर्नमेंट अगर देती है तो इससे फायदा होता है? हाँ, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन अगर आपको दे दी तो डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट कम हो जाता है। डेप्रिसिएशन खर्चा है ना, PL में डालोगे प्रॉफिट कम हो जाएगा तो टैक्स कम हो जाएगा। तो ज़्यादा डेप्रिसिएशन मतलब कम प्रॉफिट मतलब कम टैक्स, तो ये फायदे की चीज़ होती है। तो गवर्नमेंट ना इसको प्रमोट करती है नई प्लांट एंड मशीनरी को खरीदना, क्योंकि जितनी नई प्लांट एंड मशीनरी आप खरीदोगे ना तो उतना ज़्यादा इकोनॉमी में हमेशा कैश फ्लो बना रहेगा। ठीक है, आप नई मशीन खरीदोगे तो मशीन बनाने वाले के पास पैसा आएगा, तो मशीन बनाने वाला रॉ मटेरियल खरीदता है, स्टील खरीदता है, आयरन खरीदता है, तो उस इंडस्ट्री में पैसा जाएगा, तो इकोनॉमी में पैसा घूमता है इससे। ठीक है, तो बेसिकली देश इसी से चलता है। जितना ज़्यादा नई मशीनरीज वगैरह परचेज सेल होती हैं उसी से इकोनॉमी में मूवमेंट आता है, इसी से इकोनॉमी ग्रो करती है, देश ग्रो करता है। क्योंकि नई मशीनरी अगर खरीदेंगे आप तो ऑब्वियसली वो फैक्ट्री चलेगी जो नई मशीनरीज बनाती है, उस फैक्ट्री में इतने सारे लेबर काम कर रहे हैं, वो उनको अच्छी तनख्वाह मिल पाएगी। ठीक है, फिर वो फैक्ट्री रॉ मटेरियल आयरन स्टील जहाँ से खरीदती है तो आयरन स्टील वाली फैक्ट्री में जो लोग देते हैं उनको फ़ायदा होगा, वहाँ के लेबर्स को फ़ायदा होगा, तो पूरी इकोनॉमी इसी से चलती है बेसिकली। ठीक है, फिर यही लेबर्स कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं, आटा चावल दाल खरीदते हैं, तो आटा चावल दाल वाली इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है। आप समझ पा रहे हैं? बेसिकली यही मूवमेंट है, यही साइकिल ऑफ इकोनॉमी है। तो गवर्नमेंट इसलिए 20% का एडिशनल डिप्रिसिएशन क्लेम करने को देती है इनकम टैक्स में, लेकिन अगर आप न्यू स्लैब लेंगे तो ये भी नहीं देंगे, कह रही है। तो देखिए न्यू स्लैब में ना सारा फायदा हटा रही है गवर्नमेंट। टैक्स रेट कम की, थोड़ा सा फायदा हटा दी। टैक्स रेट कम है कि नहीं है? कम तो है ही है, ये तो आपने कैलकुलेशन करके भी देख लिया। फिर है टी कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट बेनिफिट अंडर सेक्शन 33AB। ये सब टी कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट बेनिफिट क्या होता है? आपको कुछ पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा जाता है, जिससे आप नई मशीन वगैरह फ्यूचर में खरीदोगे, तो जब आप पैसा इकट्ठा करते हो तो आपको कुछ छूट देते हैं, वो सब नहीं देंगे। ठीक है, साइट रेस्टोरेशन बेनिफिट। अगेन साइट रेस्टोरेशन बेनिफिट ना ये पेट्रोल डीजल जो जमीन से निकालती हैं कंपनियां उनके लिए है, पेट्रोल डीजल एक्सट्रैक्ट करने वाली कंपनी, कि उनको कहा जाता है पैसा इकट्ठा करो फिर साइट रीस्टोर कर देना, तो हम तुमको छूट देंगे कुछ। नहीं ना समझ में आ रहा है? समझाते हैं। जब आप किसी भी जमीन से एक बार पेट्रोल डीजल निकाल लेंगे ना तो वो जमीन दलदल हो जाती है, मालूम है आपको? जब पेट्रोल डीजल जमीन से निकल जाता है ना तो जमीन की जो सॉलिडिटी होती है वो खत्म हो जाती है, जो जमीन में जोड़ होता है ना वो खत्म हो जाता है, वो जमीन एकदम दलदल जैसी हो जाती है। जैसे अगर आपने बिल्डिंग बनानी है धीरे धीरे करके पूरा धस जाएगा वो। अच्छा, उसके बाद तो क्या खेती कर ले उस जमीन पे? सोचना भी मत, वहां घास नहीं उगेगी। जिस जमीन से एक बार पेट्रोल डीजल निकाल लिया ना वहां घास तक नहीं उग सकती अब। तो आपको समझ में आ रहा है? कुछ हम कुछ वहां बना नहीं सकते, खेती हो नहीं सकती, तो वो जमीन का होगा क्या? तो पूरे देश में हम पेट्रोल डीजल निकाल दें पूरी जमीन से तो पूरे देश की जमीन खत्म हो जाएगी, फिर तो होगा कि नहीं? और पेट्रोल डीजल भी चाहिए कि नहीं देश में? चाहिए तो सही, तो आप क्या करें? निकालना तो पड़ेगा, फिर क्या करेंगे जमीन का?
तो जमीन में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, वो साइट रेस्टोरेशन एक्टिविटी बोलते हैं उसको। बेसिकली जमीन में वो मिट्टी को ना ऊपर नीचे कुछ किया जाता है, कुछ और एक्टिविटीज होती है, मैं इतना जानता नहीं हूँ, ठीक है। इतना जानता हूँ कि कुछ किया जाता है, ठीक है। इंजीनियर नहीं हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो क्या किया जाता है ये मुझे नहीं मालूम। कुछ किया जाता है जिससे वो जमीन में ना वापस से रीस्टोर हो जाता है, मतलब वो जमीन वापस नॉर्मल जमीन हो जाएगी। खेती भी कर लो, मकान बनाने बना लो, जो चाहे जो कर लो। तो हर जो कंपनी पेट्रोल डीजल निकालती है, हमारी सरकार कहती है ना तुम कुछ पैसा इकट्ठा करते जाओ हर साल, और बाद में जब तुम्हारा पेट्रोल डीजल निकल जाएगा ना तो उस पैसे को खर्च करना और साइट को रीस्टोर कर देना, इससे हम तुमको कुछ छूट देंगे इनकम टैक्स में। तो भाई सबको अब कोई भी कंपनी है सोचे कि भाई सरकार छूट देने को तैयार ही है, तो भाई निकलते समय हम क्या करेंगे, जमीन को वापस सही करके चलेंगे जब पेट्रोल डीजल हमारा निकल जाएगा। तो वो जो छूट मिलती है ना, कह रहा है नया वाला स्लैब लोगे तो नहीं देंगे बेटा। तो आप कहोगे तो फिर सर कोई क्योंकि ये सब करेगा, कोई ये सब करेगा वाली बात नहीं है बेटा। जिनको ये सब छूट मिलती है ना वो वैसे भी नया स्लैब नहीं लेंगे, वो वैसे भी नया स्लैब नहीं लेंगे। और आपने एक बात देखी है, आपने एक बात देखी, मैं आपको दिखाऊं, ये बहुत सारी बात होती है ना, प्रैक्टिकली समझना होता है चीज़ों को। अब ये देखो जरा बेटा, 15 लाख रुपए के ऊपर तो 30% ही है, ठीक है। तो कितना कम हो ही जा रहा है भाई। अब मैं 100 करोड़ रुपए कमाता हूं, एक बात बताओ, हमको फर्क पड़ता है क्या कि कितने पे 5 है कितने पे 10 है? यार 100 करोड़ रुपए कमाते हैं हम, 15 लाख रुपए के ऊपर पूरा 30% है। 15 लाख रुपए मेरे लिए कितना है ही है अमाउंट, कि हमको कितना फर्क पड़ जाएगा टैक्स में, राइट। तो जो लोग इतनी सारी इनकम कमा रहे होंगे ना, जिनको इतनी छूट वूट मिल रही है, वो सब की इनकम वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो सब ये सब डिडक्शन लेके रहेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि जिनको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, कैसे होगा। अरे जिसको ये डिडक्शन मिलती है वो डिडक्शन लेगा और ओल्ड स्लैब के हिसाब से देगा। समझ में आ रही है बात? जब न्यू स्लैब के हिसाब से दे रहे हो तो आपको ये सब डिडक्शन नहीं मिल रही होगी, तभी आप न्यू स्लैब में आए हो। फिर है वेरियस डिडक्शन फॉर डोनेशन फॉर एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। ये क्या है? जब आप बिजनेस करते हो तो देखिए बिजनेस रिसर्च पे बेस्ड होता है। एक साबुन बनाने वाली कंपनी ना रिसर्च करके बना रही है साबुन की, कैसा साबुन बनाए, ठीक है। एक तेल बनाने वाली कंपनी भी, हेयर ऑयल बनाने वाली कंपनी भी रिसर्च कर रही है कि भाई हम कैसा ऑयल बनाएं कि लोगों का बाल काला रह जाए, ये नहीं कि सफ़ेद हो गया मेरा तेल लगाते ही, ठीक है। काले घने लंबे बाल, इसका ऐड आता है ना डाबर आंवला। तो हर कंपनी कुछ ना कुछ रिसर्च कर रही है तब प्रोडक्ट को बनाती है। तो या तो ये कंपनियां रिसर्च इन हाउस करती हैं, खुद ही साइंटिस्ट वगैरह को हायर करती हैं और रिसर्च कराती हैं, और या तो रिसर्च वाली कंपनी को डोनेशन देती हैं, पैसे देती हैं, कहती हैं मेरे लिए रिसर्च करके बताओ क्या चीज़ ऐसा करें, क्या चेंज करें इसमें प्रोडक्ट में, इस तरीके की रिसर्च करवाती हैं। तो अगर आप डोनेशन दे के रिसर्च करा रहे हो, डोनेशन देके रिसर्च करा रहे हो, तो हम आपको छूट नहीं देंगे न्यू स्लैब में। हालांकि अगर आप खुद ही रिसर्च कर रहे हो तो जो खर्चा हुआ वो तो हम चार्ज करने देते हैं, लेकिन डोनेशन वाला रिसर्च का खर्चा चार्ज करने नहीं देंगे न्यू स्लैब में। ओल्ड स्लैब में देते हैं क्या? ओल्ड स्लैब में देते हैं। अच्छा, हम बार बार नहीं बताएंगे कि ओल्ड स्लैब में ये सब डिडक्शन मिलता है। अरे ये सब ओल्ड में तो मिलता ही है, न्यू में नहीं मिलेगा, बस यही बता रहे हैं आपको। कभी भी ये मत सोचना कि ओल्ड में मिल रहा है कि नहीं। सर ओल्ड में मिल रहा है, ये सारी चीज़ों की डिडक्शन होती है, बस न्यू में नहीं दे रहे हैं। Accelerated capital expense deduction for specified business under section 35 AD। अरे राम रे राम, ये क्या चीज है? सेक्शन 35 AD। मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ना बिजनेसेस को, जिस बिजनेस को प्रमोट करना चाहती है वो कर लेती है। एक जमाने में हमारे देश में टेलीकम्युनिकेशन से BSNL चलाती थी, आज इतनी सारी कंपनियां हो गई, होड़ हो गई। 28 रुपये हम लोग इनकमिंग का देते थे 1 मिनट का, आज फोकट में बात करते हैं फ़ोन पे। छोटा सा पैक बनाते हैं 200 रुपये के आसपास का, और मंथली फ्री में बात करते रहते हैं, अनलिमिटेड कॉल्स करते हैं। कहाँ से ज़माना कहाँ आ गया ज़रा देखिए। आई एम टॉकिंग ऑफ द ईयर 96, 1996 की बात कर रहे हैं, आप तो पैदा भी नहीं हुए थे। लोग 28 रुपये पर मिनट की इनकमिंग कॉल का देते थे। कहाँ से ज़माना कहाँ आ गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट जिन बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहती है ना, टैक्स बेनिफिट के जरिए प्रमोट कर लेती है। अब जितनी भी चीज़ नई देखते हो ना देश में हो रही है, वो सब टैक्स बेनिफिट हो रहा है, टैक्स बेनिफिट की वजह से है। तो
ये सेक्शन 35 एडी में जिन बिजनेसेस को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है उनको बोलती है स्पेसिफाइड बिजनेस। क्या बोलती है उनको? स्पेसिफाइड बिजनेस। और सेक्शन 35 एडी में जो भी बिजनेस आप स्पेसिफाइड बिजनेस अगर कर रहे हो, गवर्नमेंट ने लिस्ट बना रखी है स्पेसिफाइड बिजनेस की, शायद 15 बिजनेस के आसपास करीब इस लिस्ट में है एज ऑन डेट। अगर आप उनमें से कोई बिजनेस करते हो तो आपको नॉर्मली आप कोई भी बिजनेस करोगे तो आपका पीएल कैसे बनेगा? नॉर्मल बिजनेस कोई भी, यहाँ पे रेवेन्यू रहेगा, मतलब रेवेन्यू मतलब सेल्स, और यहाँ पे आपके दो तरीके के खर्चे होंगे। एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सारे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं डलता है, डेप्रीशिएशन डलता है। जो भी कैपिटल खर्चा की हो, बड़ा खर्चा की हो, फिक्स एसेट वगैरह, उसका डेप्रीशिएशन मिलता है। लेकिन अगर आपने स्पेसिफाइड बिजनेस किया है, जो सेक्शन 35 एडी में लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड बिजनेस कौन सा है? वो बिजनेस जिसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, करिए, करो करो करो, देश की तरक्की के लिए जरूरी है, तो उसका पीएल कैसे बनता है? बाई सेल्स। यहाँ पे होता है टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे होता है टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूरा फिक्स्ड एसेट का खर्चा ही घटा दोगे। 1 करोड़ की मशीन खरीदे, पूरा 1 करोड़ घटा दो सीधे, तो इससे प्रॉफिट एकदम खत्म हो जाता है, नील हो जाता है, या माइनस ही हो जाता है उल्टे। तो इससे प्रॉफिट खत्म हो जाएगा तो टैक्स भी तो आपका नहीं लगा। तो यही फायदा देती है सरकार उन बिजनेसेस को करने का सेक्शन 35 एडी के तहत। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, क्योंकि 35 एडी पढ़ा नहीं दी है, घंटों लगेंगे पढ़ाने में। ठीक है, कौन कौन से बिजनेस है, क्या होता है, कैसे करता है, ये तो कितना हम अपने आप को संभाल रहे हैं वो हम ही जानते हैं। ठीक है, अपने जैसे मेरे मुंह से क्या हो रहा है, निकल रहे हैं सब। ठीक है, और हम उनको ऐसे करके वापस कर रहे हैं, भरो भरो भरो, अंदर 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 जाओ यार, अभी रुक जाओ, बेचारे बच्चे हैं, छोटे हैं, कितना समझेंगे। इतना ज़्यादा डाल दोगे सर भारी हो जाएगा उनका। ठीक है, पता चलेगा क्लास के दौरान ठंडा पानी डाल रहे हैं सर पे और ठंडा कर रहे हैं उसको, भाई गर्म हो गया भाई ऊपर। तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है, बातें बाहर आ रही हैं, उसको दबा के वापस अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, वैसे सच पूछो तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे एक एक शब्द जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते कि एक एक शब्द जो है ना मेरे एकदम डिफाइंड है एकदम। मुझे अगर आधी रात को भी ऐसे झकझोर के उठा दोगे ना, तो जितना मुझे बोलना है मुझे मालूम है, इतना ही बोल के मैं चुप हो जाऊंगा। किस समय क्या बोलना है, कितना बोलना है, सब एकदम आदत हो गई है। ऐसे लगता है कि कोई एक स्क्रिप्ट है जिसको मैं एज इट इज पढ़ डाल रहा हूं। राइट, प्रोवाइडेड द अमेंडमेंट्स, इट्स एग्जैक्टली द सेम। बट बिलीव मी, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, इवन पूरे सेशन में एक एग्जाम्पल तक हम लिख के नहीं लाते हैं। मैं सच बता रहा हूं, जो क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी आगे चलेंगे ना, तो आप एक एक प्रोविजन पे मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाऊंगा, धड़ाधड़ 5-5, 6-6 लाइन के क्वेश्चंस बनाऊंगा और आप सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चंस तक मैं लेके नहीं आता हूं, बस तुरंत पढ़ाता हूं प्रोविजन और तुरंत अप्लाई करवाता हूं। बट इट गोज इन एन वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज कि neither a single extra word I'm telling to you, neither a single word is cut, as because everything is very very defined. I have it in my mind what to say, when to say and how much to say. ठीक है, तो इसमें ये फायदा होता है, अगर आप नया वाला ये स्लैब रेट लेंगे तो ये फायदा नहीं मिलेगा। तो भाई ये सब जो स्पेसिफाइड बिजनेस करने वाले हैं, ये सब बहुत बड़े लोग होते हैं, ये सब का बहुत ज़्यादा टैक्स वैक्स बनता है। वो सब ये चिंदी चोरी वाले तुम्हारे न्यू स्लैब में वैसे भी नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो वो लोग पुराने स्लैब में रहेंगे और ये सब छूट लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफ प्रोजेक्ट अंडर सेक्शन 35CCC। इसमें क्या होता है, सेक्शन 35CCC में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का मतलब होता है किसानों के को नॉलेजेबल बनाने के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं। जैसे उनको उनकी फसल बिकवाने का हम कुछ काम कर रहे हैं, उनकी खेती में हेल्प कर रहे हैं कि भाई वो फसल कैसे बढ़ाए, वो नॉलेज दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहे हैं। तो उसमें कुछ अलग किस्म की छूट होती है, थोड़ी सी ज़्यादा छूट होती है ऐसे बिजनेसेस में। वो छूट आपको, जो एक्स्ट्रा वाली छूट है वो नहीं मिलेगी इफ़ यू आर गोइंग फॉर। एक्चुअली मैं आपको बता ही दूँ वो एक्स्ट्रा छूट क्या होती है। इसमें भी कैपिटल खर्चे की डिडक्शन मिल जाती है।
ठीक है, इसमें भी कैपिटल खर्चे की डिडक्शन मिल जाती है, वो आपको नहीं मिलेगी अगर आप नए सेक्शन में आ रहे हो तो ये था सारा का सारा एग्जेम्पशन और डिडक्शन जो नए स्लैब में नहीं मिलेगा। अभी आपको ये लिस्ट याद नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा बस कोशिश करेंगे ऊपर ऊपर से ये नाम जानने की। जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इन सभी की थॉरो नॉलेज हो जाएगी, फिर बस आप फटाफट लिस्ट देख लें, ओ ये डिडक्शन नहीं मिलता, ये एग्जेम्पशन नहीं मिलता, और आपको याद भी हो जाएगा क्योंकि आप इसके बारे में थॉरोली जानते होंगे। ठीक है, आइए अब कुछ और बातों का जो ध्यान देना है अगर आप 115 BAC के हिसाब से टैक्स दे रहे हैं तो क्या बातें। फर्दर कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, सच इंडिविजुअल HUF who opts for section 115 BAC shall not be allowed to set off any loss or depreciation carried forward from earlier assessment year if such loss or depreciation is attributable to any of the deduction referred herein above। क्या कह रहा है ये? कह रहा है सच इंडिविजुअल HUF who opts for this shall not be allowed to set off a loss or depreciation carried forward। ये क्या मतलब है? मैंने आपको बताया है कि अगर आपका पिछले साल लॉस हुआ है, वो एडजस्ट नहीं हो पाया है, तो आप उस लॉस को इस बार लाएंगे और सेट ऑफ करते हैं। होता है कि नहीं? ऐसा बताया है? हाँ। तो कहता है कि अगर आपका कोई सेट ऑफ एनी लॉस है या फिर एडजस्टमेंट ऑफ कोई डेप्रिसिएशन है। अब ये एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है बताऊं आपको। देखिए इनकम टैक्स में ना प्रॉफिट बिजनेस का जब आप निकालोगे तो ऐसे निकलता है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, फिर उसमें से हम डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो ये आता है मेरा PGBP की इनकम। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अगर मान लीजिए प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन मेरा 10 लाख है, मेरा डेप्रिसिएशन 8 लाख है, तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 2 लाख रुपया PGBP की इनकम। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन में, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन कैसे आया? सेल में से सारा खर्चा घटा दो, बस डेप्रिसिएशन मत घटाना, डेप्रिसिएशन पहले नहीं घटता, पहले आप निकालोगे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, फिर डेप्रिसिएशन घटाना है। आप कहोगे सर अंतर क्या हुआ? अंतर है, अब देखो समझ में आएगा। अगर मान लीजिए मेरा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 7 लाख था, डेप्रिसिएशन कितना है? 8 लाख, मेरा डेप्रिसिएशन तो 8 लाख का है, तो यहाँ तो 8 लाख घट गया, लेकिन यहाँ 8 लाख नहीं घटेगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन 7 ही लाख आप घटाओगे और PGBP हो जाएगा नील। और 1 लाख रुपया को हम बोलेंगे, 1 लाख जो नहीं घटा पाए उसको हम बोलेंगे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। 1 लाख रुपया को बोलेंगे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का मतलब 1 लाख रुपया का डेप्रिसिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया भाई? प्रॉफिट ही नहीं था तो कहां से एब्जॉर्ब होता? मतलब डेप्रिसिएशन की वजह से इनकम टैक्स में कभी घाटा नहीं होना चाहिए। इनकम टैक्स से ये कहना है कि डेप्रिसिएशन की वजह से घाटा नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस डेप्रिसिएशन की वजह से नहीं होगा। अगर पहले ही माइनस है, मतलब प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन ही -7 लाख है बिना घटाए, तो हो सकता है -7 लाख। ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से घाटा नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है ये क्या होगा? ये भी अगले साल आप घटा सकते हो। अगर कोई लॉस हो गया तो भी आप अगले साल घटा सकते हैं, और अगर कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो भी आप घटा सकते हैं अगले साल। लेकिन अगर आपने सेक्शन 115 BAC ऑप्ट किया है तो ये दोनों ही चीज, घाटा या फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, हम आपको अगले साल घटाने नहीं देंगे। ये खत्म हो गया आपका एक, अगर आप न्यू स्लैब लेते हो तो, राइट। तो अगर मेरा पहले का घाटा बचा हुआ है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बचा हुआ है, तो आप नया स्लैब मत ले लेना, गजब का काम हो जाएगा, आपको सरकार ये घटाने ही नहीं देगी। ठीक है, सो आपने अभी क्या समझा कि अगर आपके पास कोई भी लॉस, कोई भी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पिछले सालों का पड़ा हुआ है जो इस साल एडजस्ट हो सकता था, हो भी जाता अगर आपने ओल्ड स्लैब लिया होता, लेकिन न्यू स्लैब लेने की वजह से वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट देखिए, नो सेट ऑफ एनी लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी अलाउड अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड। देखिए 5 हेड्स ऑफ इनकम होती है, और किसी भी हेड का अगर लॉस होता है तो वो दूसरे हेड के प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाता है, इसी को कहा जाता है सेट ऑफ। यू वेरी वेल नो दिस। लेकिन कहता है कि अगर आपने नया वाला स्लैब लिया, 115 BAC को ऑप्ट किया, याद कीजिए मेरे साथ सेक्शन भी, इसी बहाने सेक्शन भी याद हो जाएगा। 115 BAC, 115 BAC, इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर दिस सेक्शन देन यू विल नॉट बी अलाउड टू सेट ऑफ लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। एक हेड है लॉस हाउस प्रॉपर्टी, उसमें अगर कोई घाटा हुआ है तो वो दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं होगा। प्राय ऐसा हो जाता है अगर आप ओल्ड स्लैब लेते तो।
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस कैसे आ जाता है? आ जाता है, मैं बताऊं आपको। जैसे आपको मैंने बताया था कि एक सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है, आपने खुद ही ऑक्युपाई कर रखा है, तो उससे किराए की इनकम तो अंडा होगी, लेकिन आपको 2 लाख रुपए तक का ब्याज घटाने के लिए मिलता है। बताया था ये बात, हाउस प्रॉपर्टी में ना 2 लाख रुपए तक का ब्याज घटाने को मिलता है, तो माइनस इनकम हो जाती है -2 लाख, और ये -2 लाख दूसरी इनकम से नॉर्मली एडजस्ट हो जाता है, तो फायदा होता है भाई, ठीक है, लेकिन वो एडजस्ट हो नहीं पाएगा। तीसरा, it has been provided that such carried forward loss or depreciation shall be deemed to have been given full effect to, and no further adjustment in respect of carried forward loss or depreciation shall be available, meaning thereby such loss or depreciation carried forward shall lapse। इसका मतलब क्या है? आपने ये पढ़ा कि अगर मान लीजिए मेरे पास कैरीड फॉरवर्ड लॉस है, कैरीड फॉरवर्ड लॉस है, ठीक है, मेरे पास कैरीड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन है, 8 लाख का ये है, 4 लाख का मान लीजिए ये भी है, ठीक है, ये सब है मेरे पास। तो पॉइंट नंबर 1 में आपने पढ़ा कि ये सब कुछ आपको अलाउड नहीं होगा। आप अगर जैसे ही आपने 115 बीएससी ले लिया तो ये आप एडजस्ट नहीं कर सकते, ये एडजस्ट नहीं कर सकते। तो अब एक दूसरी बात आती है कि ठीक है सर, ये एडजस्ट नहीं कर सकते, तो क्या ये आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, फ्यूचर में कभी एडजस्ट हो जाएगा? फ्यूचर में कभी एडजस्ट हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर है नो, ये यही का यही लैप्स हो जाएगा, खत्म। जैसे ही आपने 115 बीएससी लिया, पुराना अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन और पुराना लॉस ये तुरंत लैप्स हो गया। ये नहीं कि इस साल एडजस्ट नहीं हो रहा है, अब ये कभी भी आगे भी एडजस्ट नहीं होगा। अच्छा, ये बात बताने की क्या जरूरत है सर, जब एडजस्ट नहीं हो रहा है तो मतलब नहीं होता होगा? नहीं, एक्चुअल में है क्या कि अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट कर लेते हैं तो आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अगले साल 115 बीएससी नहीं, इस बार मैंने न्यू स्लैब के हिसाब से टैक्स दिया, मैं चाहूं तो अगले साल ओल्ड स्लैब के हिसाब से दे सकता हूं। फिर तो क्या मैं ओल्ड स्लैब के हिसाब से अगले साल दे दिया तो जो पुराना मैंने एडजस्ट नहीं किया था वो एडजस्ट कर लूंगा? आंसर इज नो, क्योंकि जैसे ही आपने 115 बीएससी ऑप्ट किया तुरंत आपका लैप्स कर गया सब, और अब आगे आप 115 बीएससी ऑप्ट कीजिए चाहे पुराना स्लैब ऑप्ट कीजिए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लैप्स हो चुका है, अब कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा पुराने लॉसेस का, ठीक है। However, it has been provided that in case of section 115 BSC is opted, the WDV of the block of asset shall be increased by the amount of depreciation carried forward which is not available for set off। देखिए मैं आपको बता दूं, ये सब आपके लिए ना समझना अभी बहुत डिफिकल्ट है, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये तो पता नहीं मैं कितनी मेहनत से आपको थोड़ी थोड़ी बात बता के समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ना तो आप अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन समझते हैं, ना लॉस कैरीड फॉरवर्ड समझते हैं, ना सेट ऑफ समझते हैं, कुछ भी तो नहीं पढ़ा अभी आपने। ये सब कुछ कब समझ में आना चाहिए? एक्चुअल में ये सब समझ में आना चाहिए जब पूरा कोर्स खत्म हो जाता है, राइट। लेकिन सिंस आप न्यू स्लैब ऑप्ट करते हो तो उसकी जो कंडीशन है वो पूरे इनकम टैक्स में बताई गई है कि ये छूट मिलती है, और अभी आपको बताया जा रहा है कि ये सब नहीं मिलेगा। तो बस आपको अभी ना ये सब डिटेल में जानना नहीं है, अभी आपको जानना है कि कुछ छूट नहीं मिलती है। लेकिन ये बात क्या मैं दोबारा आपको बताऊंगा कि ये नहीं मिलती है? नहीं, अब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे जिसमें आप ये सब छूट के बारे में पढ़ लेंगे। वो सब पढ़ने के बाद जब आप दोबारा यहाँ पे आएंगे ना, तब आपको बहुत क्लियर कट समझ में आ जाएगी बात, ओ ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। तो एक ओवरव्यू मैं अभी आपको बस देते जा रहा हूं, अभी आपको ये 100% समझ में आ जाए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है, देखिए इनकम टैक्स में ना डेप्रीशिएशन जो मिलता है वो WDV मेथड पे मिलता है। इनकम टैक्स में डेप्रीशिएशन मिलता है आपको WDV मेथड। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक 100 रुपये की एसेट है, तो आपको पहले साल 15 रुपये का डिप्रिसिएशन मिला, फिर 85 हुआ, फिर 15% 85 का कैलकुलेट होगा अगले साल का डिप्रिसिएशन होगा 15% 85 रुपये का, हो गया 12.75, ठीक है। फिर ये घटा दीजिए तो 72.25, ये अब अगले साल 15% डिप्रिसिएशन मिलेगा, किसका मिलेगा? पहले साल 15% 100 रुपये का मिला, मान लीजिए डिप्रिसिएशन का रेट 15% है, तो बस मैं आपको रेट पे फोकस नहीं करना है, अभी मेथड दिखा रहा हूं कि WDV जो बच जाता है उस पर फिर डिप्रिसिएशन मिलता है, राइट। आपका डिप्रिसिएशन अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाया था। व्हाट इज अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन? जो डिप्रिसिएशन एडजस्ट नहीं हो पाता है। एक्चुअली पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं बिफोर डिप्रिसिएशन और उसमें से डिप्रिसिएशन घटाते हैं,
लेकिन मान लीजिए मेरा प्रॉफिट 8 लाख का है, डिप्रिसिएशन मेरा 10 लाख का है, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन मेरा 8 लाख का है और डिप्रिसिएशन मेरा 10 लाख का है, तो डिप्रिसिएशन घटेगा ही कितना, 8 लाख घटेगा और प्रॉफिट हो जाएगा मेरा नील। और 2 लाख रुपया जो बच गया, डिप्रिसिएशन नहीं घट पाया, उसको हम कहेंगे अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन। तो वो अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन आपको बताया गया कि अब आपको क्लेम करने नहीं मिलेगा और वो लैप्स भी हो जाएगा। अभी क्लेम करने नहीं मिलेगा 115 बीएसई ऑप्ट करते ही, और आगे भी क्लेम करने नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन अब एक बात और कह रहा है वो जो 2 लाख रुपए का आपका अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन ना तो क्लेम हो पाया ना आगे क्लेम होगा, वो हम क्या करेंगे, आपके WDV में ऐड कर देंगे। मान लीजिए 2 रुपया, फिगर इन लाख से ये समझ लीजिए सब, तो ये 2 ऐड हो जाएगा और अब हो जाएगा 74 रुपया 25 पैसा आपको डिप्रिसिएशन इस पे मिलेगा। क्या ये थोड़ी सी अच्छी बात है? हाँ, अगर मेरी WDV बढ़ जाती है ऑब्वियसली तो हमको अब डिप्रिसिएशन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। जितना ज़्यादा डिप्रिसिएशन मिलेगा आपके लिए वो उतना फायदेमंद होता है फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जितना ज़्यादा डिप्रिसिएशन उतना ज़्यादा खर्चा PL में चार्ज होगा, उतना ज़्यादा खर्चा जब PL में चार्ज होगा तो प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स कम आएगा, ठीक है। तो जो डिप्रिसिएशन नहीं घट पाया है आपसे, वो डिप्रिसिएशन हम वापस से एसेट की वैल्यू में जोड़ देंगे ताकि एसेट की वैल्यू बढ़ जाए और आपको आगे कम से कम ज्यादा डिप्रिसिएशन मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट, इट मे बी रेलेवेंट टू पॉइंट आउट दैट दिस ऑप्शन इज अवेलेबल टू ऑल इंडिविजुअल एंड HUF इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट इन द केस ऑफ इंडिविजुअल हैविंग नो बिजनेस इनकम। This option can be exercised on year-to-year basis at the time of filing return of income under section 139(1). अगर आपके पास बिजनेस इनकम नहीं है, यानी आपके पास सैलरी की इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी की हो, कैपिटल गेन हो, अदर सोर्सेज हो, तो आपको हर साल ऑप्शन दिया जाता है कि आपको न्यू वाला चाहिए कि ओल्ड वाला चाहिए। बाय डिफॉल्ट न्यू है, लेकिन आप हर साल चाहें तो डिसाइड कर सकते हैं न्यू ओल्ड। मतलब करंट ईयर में मैंने इस बार प्रीवियस ईयर 23-24 में क्या किया, न्यू ऑप्ट कर लिया, 24-25 में ओल्ड ऑप्ट कर लिया, फिर 25-26 में न्यू ऑप्ट कर लिया, ऐसे कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू डू नॉट हैव बिजनेस इनकम। लेकिन अगर आपके पास बिजनेस इनकम है तब क्या होगा, ये बात बताई गई है पॉइंट नंबर 5 में। अगर आपके पास बिजनेस इनकम है तब क्या होगा, अगर आपके पास बिजनेस इनकम है तो आप एक बार वापस से 115 BAC में आ सकते हो। क्या मतलब इसका, बाय डिफॉल्ट आपको 115 BAC मिल रहा है, आपने एक बार क्या किया, आप ओल्ड स्लैब में चले गए, आप ओल्ड स्लैब में चले गए तो बस एक बार मौका है कि आप वापस 115 BAC में आ सकते हो, वापस आप 115 BAC में आ सकते हो, बस एक बार ऐसा मौका है। तो एक बार आप ओल्ड में गए तो हमेशा ओल्ड में रहोगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्लीज रिमेंबर लाइक दिस कि अगर आपके पास बिजनेस की इनकम है, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन बस एक ही बार आता है। और ऑप्शन का मतलब क्या होता है, न्यू लेना है कि ओल्ड? नहीं, बाय डिफॉल्ट तो न्यू ही मिल रहा है ना। ऑप्शन का मतलब होता है ओल्ड लेना, ओल्ड को ऑप्ट करना, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो न्यू ही है, तो आपको एक बार ऑप्शन मिला ओल्ड ऑप्ट करने का, आपने ओल्ड ऑप्ट कर लिया, तो कह रहा है एक बार वापसी का मौका देंगे, मतलब एक बार गलती को माफ करेंगे तुम्हारी। अगर तुमको लगता है कि वो गलत हो गया ओल्ड में जाना, तो एक बार वापस से तुमको न्यू में आने देंगे, बस अब दोबारा ओल्ड में जाने नहीं देंगे। ओनली यू हैव वंस दिस ऑप्शन टू गो टू ओल्ड टैक्स स्लैब, एक बार ओल्ड में जाने देंगे। आप एक बार ओल्ड में चले गए, वापस हम आपको ला देंगे, न्यू में वापसी ला देंगे, लेकिन दोबारा ओल्ड में जाने नहीं देंगे। ये नियम है इफ यू हैव PGBP इनकम। But in case you do not have PGBP income, you have any other income other than PGBP income, you have this option every year to go for either new slab or old slab. You may keep on changing this slab, opting of this slab every year. The new regime would be default regime. ठीक है, मालूम है हमको, नया regime, नया tax slab ही default tax regime होगा. In the case individual or HUF having business income can opt to pay tax under old regime before the due date of filing the return. ठीक है, क्या बोलता है, Having business income can opt to pay tax under the old regime before the due date of filing return of income. आप चाहें तो पुराना स्लैब ऑप्ट कर सकते हैं रिटर्न फाइल करने से पहले, बट वन सच ऑप्शन इज एक्सरसाइज द सेम शैल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर. एक बार आपने ओल्ड स्लैब ऑप्ट कर लिया, हमेशा ओल्ड चलेगा, जीवन भर ओल्ड चलेगा. सच इंडिविजुअल और HUF हैविंग बिजनेस इनकम मे हाउएवर विदड्रॉ, एक ऑप्शन देते हैं विदड्रॉ करने का, एक गलती माफ है. हाउएवर सच इंडिविजुअल HUF हैविंग बिजनेस इनकम मे हाउएवर विदड्रॉ फ्रॉम सच ऑप्शन ओनली वंस, in which case such individual HUF having business income shall not be again eligible to exercise the option to pay tax under old regime.
कह रहा है एक बार ओल्ड रिजीम से आपको विड्रॉ करने देंगे। विड्रॉ का मतलब है कमिंग टू न्यू रिजीम, कमिंग टू न्यू रिजीम मतलब ऑप्टिंग 115 BAC। एक बार हम आपको वापस से ऑप्ट करने देंगे, ठीक है। However, in such case, individual HF having business income later on ceases to have business income। अब मान लीजिए मेरे पास अभी बिजनेस की इनकम आती है, अदर सोर्सेज की इनकम आती है, कैपिटल गेन इनकम आती है, तो भाई मेरे पास बिजनेस इनकम आती है ना, तो मेरे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही बार है ओल्ड से वापस न्यू में आने का, ठीक है। बस एक बार ओल्ड में जाने का ऑप्शन था और एक बार ओल्ड से वापस से न्यू में आने का ऑप्शन था, बस उसके बाद तो खत्म हो गया ऑप्शन। लेकिन मान लीजिए कल को चल के मेरी बिजनेस की इनकम ही खत्म हो जाए, ठीक है, मेरी इनकम खत्म हो गई बिजनेस की, अब मेरे पास अदर सोर्सेस कैपिटल गेन सिर्फ यही दो इनकम है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम हर साल चेंज कर सकते हैं। ये नहीं कि आज मेरे पास बिजनेस की इनकम है तो जीवन पर्यंत अब मेरे लिए ये नियम लागू हो गया, नहीं, वो नियम मेरे इनकम के लिए लागू था कि भाई तुम्हारे पास बिजनेस की इनकम है तो तुमको एक बार हम ओल्ड में जाने देंगे और एक बार ओल्ड से बाहर आने देंगे। लेकिन अगर मेरी बिजनेस की इनकम खत्म हो गई, मान लीजिए मैंने बिजनेस बंद कर दिया, ठीक है, मेरे पास बिजनेस के अलावा बाकी इनकम है, अब क्या करें, अब हमारे पास ये ऑप्शन हर साल वापस से ओपन हो गया। कीजेस टू हैव, कीजेस का मतलब अब नहीं है बिजनेस इनकम, देन सच इंडिविजुअल और HUF will again be eligible to exercise this option on year-to-year basis at the time of filing the return। तो ये ऑप्शन हर साल खुल जाएगा। So this was all about the new tax slab, right? I hope आपको क्लियर हो गया। और इस न्यू टैक्स स्लैब में बड़ी सारी एग्जेम्पशन डिडक्शन आपको नहीं मिली, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे टैक्स का रेट कम है और सरकार ये किसके लिए कर रही है, ये उन नौजवानों के लिए कर रही है जो लोग सेविंग्स नहीं करते हैं, जो एग्जेम्पशन डिडक्शन पाते ही नहीं हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।